Hi everyone, good evening, good evening. मैं पता है ना किस चीज का वेट कर रहा हूँ। पता है सबको या नहीं पता? आप लोगों को देखने का वेट कर रहा हूँ मैं कि कितनी जल्दी कैमरे ऑन होते हैं सबके। हम्म। ओके, काफी सारे हो गए हैं। एक बार फिर से गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आज थोड़े से फ्रेश होंगे। मतलब पिछली बार जो चाय का बोला था, इस बार आई होप फॉलो किया होगा सबने। हम्म। मैंने तो जस्ट अभी अभी जस्ट खत्म किया चाय ताकि मुझे नींद ना आए। आप लोगों को देख के। ओके, सो पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लास्ट वीक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था, बहुत सारी चीजें बताई थी। अ, मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने अपना वीकली शेड्यूल बनाया था? हाथ उठाइए। सच सच बोलना। मैं बोल सकता हूँ कि भेजो मुझे है, इसलिए सोच समझ के बोलना। बनाया? फिर से हाथ उठाइए, एक बार मैं देख नहीं पाया। उठाइए हाथ। किसी ने एक उंगली उठाई है, मतलब आधा ही बनाया था क्या? एक दिन का ही बनाया था? अच्छा, कितने लोगों का मोर देन 50% फॉलो हुआ? सच 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 में बिल्कुल। 3 4 5, मतलब अंडर 10 हुआ, मतलब फॉलो है ना? ओके। कितने लोगों ने अपने आप की इम्पोर्टेंस समझना शुरू किया कि आपकी इम्पोर्टेंस है जीवन में? आपके टाइम को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया? किया कुछ सोचना शुरू किया, या पिछले शनिवार के बाद सब भूल गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना? आज ये चीज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? और आगे कुछ लिमिटेड सेशंस ही बचे हुए हैं, है ना? और इन सेशंस में जो हमारा उद्देश्य है साथ में बढ़ने का, आपका और हमारा, हम दोनों का, वो कहाँ तक पूरा हो रहा है वो हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वन साइडेड हम नहीं कर सकते, नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। इतने एफर्ट्स सब लोगों ने डाले, पूरी टीम ने किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। ओके। तो टेस्ट मैंने सबके रिव्यू कर लिए थे ऑलरेडी, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। अभी नेक्स्ट टेस्ट और होने वाला है आपका, उसके बारे में भी टीम आपसे बात करेगी। मैं आज बड़ा ना, आपके सेशन लेने के पहले मैं एक किसी से बात कर रहा था। वो जो व्यक्ति है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन है। मतलब मैं बोलूंगा नहीं कि बिगेस्ट है, पर बहुत बहुत बड़ा आदमी है। हमारा कॉन्वर्जेशन काफी देर तक चला, आधे घंटे हमारी बात हुई बैंगलोर में। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया आज, जो कि शेयर करता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को पता है कि 12वीं के बाद में जब ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो हर साल लगभग 1 करोड़ लोग एडमिशन लेते हैं पूरे इंडिया से। लगभग 1 करोड़ लोग। उन 1 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोग जो होते हैं वो इंजीनियरिंग और बाकी टेक्निकल फील्ड्स में चले जाते हैं। मतलब 10% आपका इंजीनियरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल हो गया, इन सब में चला गया, राइट? 1 लाख लोग, सॉरी 10 लाख लोग। 5 लाख लोग कहाँ चले गए? लॉयर बनने चले गए, फैशन डिजाइनिंग में चले गए, इसमें उसमें जो भी चीजें बची उसमें चले गए। तो 15% हो गया। अब जो बचे हुए 85 लाख लोग हैं,
ये 85 लाख लोग पूरे के पूरे सिर्फ 3 चीजों में जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और अदर्स। अब अदर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, ग्रेजुएट भी नहीं हो रहे, कुछ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बीच में छोड़ दिया, वो सब मिला के 85% लोग किस में जाते हैं, ये सारी चीजों में जाते हैं, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और बाकी। मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोग आर्ट्स, कॉमर्स और इन फील्ड से होंगे, आई एम श्योर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि उसमें जो स्टडी निकल के आई है कि हमारे इंडिया का इंजीनियरिंग और बाकी के कंपैरिजन में आर्ट्स और कॉमर्स का इतना सब्जेक्टिव ग्रोथ ही नहीं है कि उसको पढ़ के आप नौकरी के लिए प्रिपेयर्ड हो पाओ। क्योंकि इस फिगर से आगे एक और चीज बनती है कि इस 85 लाख लोगों में से जिन लोगों की ऐसी नौकरी लगे कि कम से कम 5 लाख रुपए साल की है, वो पता है कितने लोग हैं सिर्फ? वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 लोग होते हैं हर साल, जिनकी 5 लाख या उससे ऊपर की नौकरी लगती है। राइट? मतलब 85 लाख में से 12,000 लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं, सिर्फ 5 लाख या उससे ऊपर वाली नौकरी। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब वो 85 लाख लोग हर साल कुछ क्या कर रहे होंगे, सोचिए। 10 साल में 8 करोड़ हो जाएंगे और वो फिगर बढ़ता ही जाएगा हर साल। तो इसी इसी चीज को देखते हुए जब हमने देखा कि जब जब मैंने कंपनी शुरू की, तो मुझे भी पहले ये बहुत दिमाग में था कि एमबीए और इंजीनियर के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। ये मेरे को बहुत बड़ा दिमाग में ये मेरे चीज थी जब मैंने कंपनी शुरू की थी। पर विद द टाइम जब मैं आगे बढ़ा 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 तो मैंने ये रियलाइज किया कि डिग्री इज जस्ट दिस थिंग। मतलब डिग्री एक नाम के लिए होती है। मैटर जो करता है वो ये करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, कितने कॉन्फिडेंट हो और आपको कितना आता है, आपका तरीका क्या है सोचने का। क्योंकि वैसे तो आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ के, आर्ट्स से पढ़ के आदमी आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो उससे तो टफ कुछ भी नहीं है। राइट? पॉलिटिशियन बनता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के पॉलिटिशियन बनता है, तो वो तो सबके ऊपर बैठे होते हैं। लेकिन कितने लोग होते हैं? हार्डली साल में 100 लोग, 200 लोग। पर फिगर आप देखिए, 85 लाख लोग हर साल निकल रहे हैं। कितना कम फिगर है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। अब जब ये स्किल डेवलपमेंट और ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, इसके बारे में क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों, क्यों, क्या क्या। इसके बहुत सारे आंसर्स हम पहले भी दे चुके हैं और अभी भी वही बोल रहे हैं कि ये आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा। ये आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये पूरे सेशन का मकसद ये है कि आप खड़े होके किसी की भी साथ सामने आंखों में आंखें डाल के ये बोल सको कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ठीक है ना? तो आज आज जो हम बात करेंगे, हम कुछ सिचुएशनल परिस्थितिक क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कि कैसी परिस्थिति या कैसी चीज डेवलप हो, कई परिस्थिति डेवलप हो जाती है एंड हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। राइट? ये कोई मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है, ये रियलिस्टिक लेक्चर के, रियलिस्टिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चाहे हमारी पढ़ाई में हो, चाहे हमारी लाइफ में हो, चाहे हमारे करियर में हो, एजुकेशन में हो, कई सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हम हैंडल नहीं कर पाते और फंस जाते हैं उस सिचुएशन में। इससे रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा अभी आगे। आप लोगों को जो भी दिमाग में रहे नोट करके रखिएगा, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। पर सिचुएशन सिचुएशन हैंडलिंग क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबने शायद सुना होगा कि आपको रोज कैसा फील होना चाहिए, रोज कैसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें ही आपको कंपनी में देखी जाती है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, आई एम श्योर सब जानते ही होंगे। सचिन तेंदुलकर को जब क्रिकेट खेलने गया, बहुत छोटा लड़का था, 16 साल का, 15.5 16 साल का, और उसके सामने बहुत अच्छे पाकिस्तान के पेस बॉलर थे। उस समय पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग चला करती थी। तो एक ने बॉल की, सचिन तेंदुलकर को लग गया, यहाँ पे खून निकलने लगा। बॉल लगी एक लड़के को, लेदर बॉल, और खून निकलने लगा। अब खून निकलने के बाद कोई भी व्यक्ति का रिएक्शन क्या होगा कि यार चलो, सब स्ट्रेचर वगैरह आ गई ग्राउंड में। और ये वीडियो वायरल है, बहुत यूट्यूब पे मिल जाएगा। स्ट्रेचर वगैरह आ गई सामने और सबने बोला कि आप अंदर जाइए, चलिए आप अपने रूम में। तो थोड़ी देर सचिन आया, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया और सब क्लीन लीन किया। फिर धीरे से उसने अपने कोच के कान में बोला, मैं खेलेगा। क्या बोला? मैं खेलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। राइट? मतलब
कितना ही मतलब आदमी का खून बह रहा है, इतना नहीं, ऐसा नहीं नेक्स्ट क्रिकेट मैच खेल सकता था वो। ऐसा कुछ नहीं कि परिस्थिति उसके साथ खराब हो रही, लेकिन उसने जब बाद में उसके विश्लेषण किए, इंटरव्यूज दिए, तो उससे ये समझ में आया कि ये छोटी सी चीज पे अगर मैं हार मान जाता, वो मेरी दुनिया की जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थिति थी मेरे लिए, कठिन सिचुएशन थी मेरे लिए, उस सिचुएशन पे अगर मैं हार मान जाता तो मैं जिंदगी भर एक्सक्यूज ढूंढने के बहाने निकाल लेता। नहीं यार, सर्दी लग रही है नहीं करता हूं, मैं गर्मी लग रही है नहीं करता हूँ यार, ये नहीं हो पाएगा तो नहीं करता हूँ, वो नहीं हो पाएगा तो नहीं करता हूँ। तो उसने क्या, उस सिचुएशन में कोई भी रहता ना, कोई कोई भी व्यक्ति रहता, वो यही करता कि जाके उधर फिजियोथेरेपिस्ट ले लेता और रेस्ट करता जाके। पर उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं, आई वोंट गो, आई प्ले, मैं खेलेगा, ये सेंटेंस थे उसके, मैं खेलेगा। क्या होता है कि मैं, जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज के लिए पुश किया है, और मैं आज भी वही बोलूंगा कि आप लोग मेरे से अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया अपनी लाइफ में और मेरे से कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा सिर्फ एक चीज सीखो, कि चीजों को सोचते कैसे हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्क कैसे लेते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। और ये सारी चीजें माइंडसेट से होती है ना, कि हमारा माइंडसेट क्या है, क्या हम सोच रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। आप बहुत, आप सब एक फ्रेश ब्लड मतलब अभी ताजा ताजा, नए नए मार्केट में करियर बनाने के लिए खड़े हुए हो आप लोग, राइट। जब आप उस परिस्थिति में होके जब आते हो ना मार्केट में, तो आपका मार्केट कोई ऐसे शाहरुख खान की पिक्चर की जैसे वेलकम नहीं करता। ये पिक्चरों में ही होता है। यहाँ पे मार्केट आपको रियलिटी दिखाता है कि भाई ओ, हम ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पे, है ना, हमसे फाइट करो अगर आगे बढ़ना है तो। जिंदगी का एक उसूल है कि जो ऊपर जाता है ना, वो किसी न किसी के कंधे पे सिर रख के जाता है, कंधे पे पैर रख के जाता ही जाता है ना। और इट्स ओके कि वो बढ़ता जाए, क्योंकि बढ़ेगा। और पर एक चीज बोली जाती है कि जब आप किसी के कंधे पे पैर रख के जाते हो, तो उसको थैंक यू जरूर बोलो। क्यों? क्योंकि ये जो ऊंचाई है ना, टॉप, यहाँ से एक दिन उतरना भी पड़ता है, यहाँ कोई बना नहीं रहता। तो अगर जिसके कंधे पे पैर रख के चढ़े हो, मान के चलो उसने कंधा हटा लिया, तो आप क्या, उल्टे मुंह गिर जाओगे, दांत वांत सब टूट जाएंगे, फेस खराब हो जाएगा, राइट। तो हम अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों को अगर देखें, और सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि ये सोच जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बेकार भी चीज है। मतलब ऑनेस्टली, मैं अगर किसी भी चीज के लिए जाता हूँ, जैसे इस वीक में मेरी लगभग मैंने लास्ट टाइम बोला था ना शेड्यूल, मेरी लगभग 15 मीटिंग्स हुई हैं इस वीक में। 15 मीटिंग्स मेरी हुई पूरे 5 दिन में, इंक्लूडिंग आज अभी 1 घंटे पहले तक, राइट। 15 मीटिंग्स में मैं जो करना चाहता था, मैंने अपना 100 में से 65-70% अचीव किया। मैंने भी 100% नहीं किया अचीव, बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिंग रीजंस। पर वो जो 15, 16, 17 मीटिंग हुई, उसमें जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। ओके। अभी आप लोगों के जो ये सेशंस अलग अलग टाइप के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हुए हैं, उसके बारे में सिचुएशनल हैंडलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी लेके हमारे को दिमाग में रहते हैं। तो वो, उस पर हम एक बार डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मुझे 2-3 चीजें आप बताइए, और सबके कैमरे ऑन है ऑलमोस्ट, कि इतने सेशंस में से मार्केटिंग में किस किस का इंटरेस्ट आया अभी तक? हाथ उठाइए जरा। मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की। अच्छा, एक काम करिए, सबसे पहले जिसने हैंड रेज ये गूगल मीट पे कर रखे हैं ना, ये सब अपने हैंड रेज को वो करिए जरा, अनरेज करिए, हटाइए। क्योंकि ना आप लोग पहले ही रेस करके बैठे हो, तो ये समझ में नहीं आता कौन किस चीज के लिए रेस कर रहा है। और ज्वाइन होते से हैंड रेस का क्या मतलब होता है वो समझिए, कि आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तब आप अपना हैंड रेस करिए, है ना। ऐसे बाकी हैंड रेस नहीं करना। हर चीज का, हर बटन का एक मतलब है, ऐसे नहीं दबाएं बस दिख रही है तो दबाएं बटन, अपन ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो मार्केटिंग में हाथ उठाया आप लोगों ने, एक बार फिर से उठाइए जल्दी से, कि मार्केटिंग में किसको किसको इंटरेस्ट आ रहा है।
ओके। सेल्स में किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है? मार्केटिंग वाले आप बंद कर दीजिए, सेल्स में किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है? ओके, सेल्स में ज्यादा है। ओके। एचआर में किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है? बाकी लोग मुझे हैंड रेस करिए, इसमें हैंड रेस करिए आप, बाकी लोग वो करिए। जिसको नहीं है ना एचआर में इंटरेस्ट, वो सब हटाइए अपना। ओके। तो एवरेज ये कह रहा है 30 30 20 एंड 20% अदर्स, राइट? हम्म। ठीक है। अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे और बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे। अनाउंसमेंट ये है कि एक और टेस्ट आपका होने वाला है अभी। उस टेस्ट के बाद में अ, मेरे ख्याल से दो टेस्ट हो जाएंगे अगले 10 दिन में, आपके दो टेस्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, या एक होगा दो होगा, मतलब वो टीम डिसाइड करेगी। पर एक मौका हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि जो लोग उस टेस्ट में टॉप करते हैं, मैं टॉप 10 या 15 या 20 की बात कर रहा हूँ, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कि हमारे ऑफिस में, हमारा एक भोपाल में ऑफिस है, राइट? हमारे ऑफिस में अगर ये सबसे पहले तो जो टॉप लोग रहेंगे इनको हम इंटरव्यू करेंगे, और अगर इंटरव्यू करके ये लोग उसमें निकलते हैं, पास हो पाते हैं, तो हम आपको 2 या 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का मौका देंगे। सीट्स बहुत लिमिटेड रहेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब समझ रहे हो आप? एक कंपनी में आके आपको ऑफिस में टाइम से आना, टाइम से जाना, कल्चर को समझना, काम करना, और काम करने के साथ साथ में वर्क कल्चर को अडाप्ट करके उसमें सीखना और आगे बढ़ना। चाहे एचआर है, चाहे सेल्स है, चाहे मार्केटिंग है, अलग अलग फील्ड है। ठीक है। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल सिखाएंगे। उसके बाद एक टेस्ट होगा आपका, या दो टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पे भी रख लें। ओके। सो और ये वहां के लिए नहीं है सिर्फ कि सिर्फ भोपाल में रख लेंगे हम लोग, मतलब वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। कुछ लोगों को बैंगलोर भी बुला सकते हैं, कुछ लोगों को अलग अलग जगह भी बोल सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स, जिसका जैसा भी इंटरेस्ट है। ओके, तो समझ में आया प्रोसेस? तो अब आप सीरियसनेस समझ लो कि कितना पढ़ाया है और कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर कुछ करना चाहते हो तो। मतलब मैं इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता जितना मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। इससे ज्यादा मुश्किल है सपोर्ट करना। तो अब आप लोग क्या, और इरिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री, मैंने फिर वही बात बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डिग्री से हो, आप हाउस वाइफ हो या कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आई रियली डोंट केयर। किसी ने मुझे मैसेज किया था, मेरे पास मैसेज आया था कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमें हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें नौकरी करनी है आपके यहाँ पे, हमें ट्रेनिंग करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सीखना है हमें। तो नाम तो मुझे याद नहीं किसने पूछा था, पर अगर वो सुन रहे हैं तो वो ये समझ लीजिए कि यही एक मौका है। ओके। लेकिन टॉपर्स को हम इसलिए बोल रहा चाह रहे हैं क्योंकि टॉपर्स इसलिए ये डिफाइन कर, शॉर्टलिस्ट करना हमारे लिए जरूरी है कि किसने अच्छे से हमारी ट्रेनिंग्स ली है। क्योंकि हम ऑफिस में बिठा के तो हेडेक नहीं पाल सकते ना। और हमारे ऑफिस में एक एक सीट की वैल्यू है, एक एक सीट की कीमत है, राइट? हमारे को कॉस्ट देना होता है, तो ये एक एक फैक्टर है। ऑलराइट। और उसमें सारी चीजें देखी जाएगी, आपकी प्रोएक्टिवनेस, कैसे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कितने एक्टिव हो आप चीजों को लेके, क्या रिलेवेंसीज हैं आपकी। और वो बहुत सारी ऐसी चीजों में भी, जब आप एक प्रैक्टिकल एक कंपनी में काम करते हो ना, जो ग्रोइंग कंपनी होती है, वहां का कल्चर और जो सुना हुआ कल्चर वैसे ही बिल्कुल अलग होता है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने का कोई बता दे किताब में कि ये ऐसे ऐसे करना रहता है, और चलाने में जो अंतर रहता है। तो अभी आपको ये बेसिक्स बताया जा रहा है, ये हमारे इंडक्शंस में इंक्लूड होता है, पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। और जितने भी दिन है उतने दिन में आप करिए, बहुत जल्दी आप प्रिपेयर्ड रहिए कि क्योंकि एक और चीज इसमें है कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको फिजिकल इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। ओके, फिजिकल इंटरव्यू के लिए शायद मैं भी अवेलेबल रहूंगा। तो मेरा भी प्लान रहेगा, जब भी रहेगा, जाने का वहां पे, भोपाल।
तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। मैं अनाउंस इसलिए पब्लिकली करना चाह रहा था ताकि सबको क्लैरिटी रहे, सब तक ये बात पहुंच जाए। ओके, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा क्या स्टेप है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। ओके। मैंने एक चीज देखी जिसमें आप लोग एक चीज, एक बड़ा कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो मार्केटिंग में, सेल्स में, और एचआर में, एडमिन में, बाकी सारी चीजों में। आपके क्वेश्चन और आंसर से यही समझ में आ रहा है। अभी हम कुछ सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो चीज हमको दिखती है। ऑलराइट, सिचुएशन के बारे में बात करके मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, और उसको कैसे बढ़ाया जाता है। देखो, किसी भी चीज को ना, सेल्स का रूल तुमको पता है कि कोई चीज खरीदी, रखी, उसको बेची, जो मार्जिन कमाया वो प्रॉफिट हुआ। सेल्स यही होती है कि या तो अपना माल बेचो, या खरीद के माल रखो और फिर बेचो। राइट, ये दो ही चीजें होती है सेल्स, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। राइट। जो पहली वाली सेल्स होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेल्स बोलते हैं, मतलब खुद का मैन्युफैक्चर किया, बेचा। दूसरा जो है, किसी से लेके बेचा, उसको ट्रेडिंग सेल्स कहते हैं। ट्रेडिंग मतलब मैंने ट्रेड किया, इधर से लिया, रखा थोड़े दिन, और थोड़ा पैसा बढ़ा के या वो बढ़ा के मैंने बेच दिया। ओके। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेडिंग का। मान के चलिए हम लोग लेट्स से एक अचार बनाते हैं। अचार बनाने की हमारी कंपनी है। अचार सबको पता है ना, आचार विचार वाला अचार नहीं, अचार। नींबू का, आम का। अभी सबके घर गर्मियों में बनेंगे अचार, वही वाला अचार। या पापड़ बोल लो, या जो भी बोलना चाहे वो बोल लो, वैसे टाइप के एग्जाम्पल। तो हम वो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? हमारे घर पे होती है। राइट, मतलब हमारे घर बनाते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि हमको अचार को बेचना है। आप किसी XYZ गांव में बैठे हो, ठीक है। तो आपने एक बजट, सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के बारे में जब आपने सोचा, तो आपने दिमाग में लगाया, इसका प्लान बनाया कि ओके, कितना अचार, क्वांटिटी कितनी रहेगी। तो 100 ग्राम का एक रहेगा, एक 200 ग्राम का रहेगा, एक 300 ग्राम का, एक 500, एक किलो का रहेगा। क्वांटिटी डिफाइन की। क्वांटिटी डिफाइन करने के बाद आपने उसकी कॉस्ट डिफाइन की। कॉस्ट कैसे डिफाइन करोगे? मार्केट से कंपेयर करके। आपकी क्या कॉस्ट लग रही है, और मार्केट से आपकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? मान के चलिए कि हमने 10 किलो कैरी खरीद के लाए, तो उसका एक कॉस्ट हो गया। उसमें 5 लीटर ऑयल डाला, उसका एक कॉस्ट हो गया। उसमें नमक डाला, उसमें वॉट एवर जो जो आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो मुझे ज्यादा नहीं पता, पर वो डाले। तो सारी चीजें लिखोगे आप, तो एक कॉस्ट बन गया उसका। अब 10 किलो कैरी वाले में मान के चलिए आपका खर्चा आया 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 में पूरा आपका खर्चा हो गया। उसके बाद में आपका अचार बन के खड़ा हुआ 25 किलो या 20 किलो। 10 किलो कैरी और 10 किलो बाकी इंग्रेडिएंट मान के चलो, तो 20 किलो का आपका अचार बन के तैयार हो गया। ऑलराइट। अब 20 किलो का अचार, अब इसमें क्या, आपकी कॉस्ट 10,000 रुपए आई थी, मटेरियल की कॉस्ट। फिर आपकी बॉटल वगैरह जिसमें पैकिंग करोगे, पैकेट हो गया ये बॉटल, उसकी एक कॉस्ट आएगी। तो मान के चलिए कि आपने उन उसको 1,000 पैकेट या 200 पैकेट में भर के बेचने की बात की। जैसे कुछ 100 ग्राम के पैकेट, कुछ 1 किलो के, कुछ आधा किलो के, अलग अलग। तो 200 पैकेट का कॉस्ट ऐड कर लिया, या बॉटल का, वो समझ लो 2,000 रुपए हो गया। तो 12,000 रुपए का आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, और 1,000 रुपए आप ओवरहेड ले लो। ओवरहेड में क्या आ जाता है कि बिजली का बिल हो गया, या मजदूरी किसी की, या कुछ भी, वॉट एवर। तो 12-13 हजार में आपका अचार बन गया 20 किलो। अब 20 किलो अगर 12,000 में बन गया है, तो पर किलो क्या कॉस्ट आई, पहले तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, लगभग ये मान के चलिए कि 1,000 रुपए किलो, अप्रोक्सीमेटली 1,500 रुपए किलो मान के चलिए। 1,500 रुपए किलो की आपकी कॉस्ट आ गई। अब आपको मार्केट में बेचना है 1,500 रुपए किलो से ज्यादा, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 200 रुपए हो, चाहे 300 रुपए हो। ये बेसिक रूल तो सबको पता है, कितना भी हो सकता है वो। अब ये 150 रुपए के ऊपर की जो हम बात कर, सॉरी, 1,500 रुपए के ऊपर का जितना भी बेचा वो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहीं पे हम गलती कर देते हैं। बिजनेसेस जो फेल होते हैं ना, वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि हमने 1,500 में बनाया, 1,800 में बेच दिया, हमको लग रहा है कि हमारा 300 का प्रॉफिट है। लेकिन आप उसमें बहुत सारे ओवरहेड से नहीं गिन रहे हो। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग का जो कॉस्ट हुआ, आपका डिलीवरी का जो कॉस्ट हुआ, क्योंकि डिलीवर भी तो आप ही करोगे। अरे भाई, आज की डेट में 1 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल से जाते हो तो 1 रुपए लगते हैं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिलीवरी के बाद में जो वेस्टेज हुआ, वेस्ट भी होता है 100%, उसका कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया।
तो ये जब तीन चीजें मेन है हमने कैलकुलेट नहीं की, यही लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए बहुत सारे धंधे फेल हो जाते हैं। अब आप, कोई और रहेगा तो क्या करेगा, 12-13 हजार कैलकुलेट हो गया। 13 हजार के ऊपर मैंने सोचा कि मैं मार्केटिंग करूंगा, तो मार्केटिंग में 1 हजार रुपए डालूंगा, 14 हजार हो गया। फिर मैंने मार्केटिंग के बाद बोला डिलीवरी 1 हजार की लगेगी पूरे अचार को डिलीवर करने में, 15 हजार हो गया। और 1 हजार वेस्ट हो सकता है मेरा, तो 16 हजार हो गया। अब मेरा 16 हजार का माल आ गया। अब मैं 16 हजार के माल पे एफर्ट डालू कि 20 हजार का मैं बेचूंगी इसको, तो 4 हजार का प्रॉफिट होगा। अभी कितना हो रहा था, 3 हजार हो रहा था किताबों में, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा था, जीरो। अब अचार हमने बना लिया, प्रोक्योर कर लिया, हमारे पास में है, 16 हजार की लागत से हमारा। अब हमारा क्वेश्चन आता है इसको मार्केट करना है। तो आज की डेट में फिजिकल पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे या दुनिया, अब यहाँ पे ना मार्केटिंग का दिमाग चलाना पड़ेगा कि यार मेरे पास 1 लाख तो है नहीं, 16 हजार 20 हजार के अचार को मेरे को बेचने के लिए कम से कम पैसों में मार्केटिंग करनी है। तो कम से कम पैसों वाली मार्केटिंग क्या हो सकती है, ये दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे कि जितने भी केटरर वगैरह हैं जो खाना वाना बनाते हैं, सब्जी केटरिंग वेटरिंग नहीं करते शादी वादी में, उनसे जाके मिलोगे कि भाई साहब मैं ना आपको कम कॉस्ट में दे रहा हूँ अचार, या दे रही हूँ, आप ये मेरा अचार लीजिए। और मार्केट में तो एक वहां से ऑर्डर, अगर आप 50 लोगों से मिलने गए तो आपको 20 लोग ऑर्डर दे देंगे, मान के चलिए। कम से कम कीमत में प्रॉफिट कम से कम रखो और उनको ले लो। एक तरीका ये हो गया, फ्री का तरीका है ये, कोई कॉस्ट लगी क्या इसमें, जाके मिले आप, मिलके बात की, कन्विंस किया आपने, राइट। आपके गांव में शहर में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है जिसके यहाँ ओनर, आप डायरेक्ट ओनर को जानते हैं, तो उससे जाके मिलिए। क्योंकि अभी आप लोग टीवी में ऐड होर्डिंग लगा के या ये सब नहीं कर सकते। और तीसरा, आप डिजिटल पे कर सकते हो कि अपने फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे बोल सकते हो कि भाई मुझे, मैंने ये अचार बनाना शुरू किया, आप लोग एक बार लीजिए, पहली बार में मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी और टेस्ट मिलेगा, राइट। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका ये हो सकता है कि आ, हमने, जहाँ पे जैसे मंदिरों में बहुत सारे भंडारे होते हैं, ये होते हैं, वहां पे 2-3 अचार के डिब्बे गिफ्ट कर दिए। कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट है हमारे 2-3 अचार के डिब्बों की, लेकिन उससे आपकी मार्केटिंग बहुत हो जाएगी कि फलाने फलाने ने अचार की कंपनी खोली है, तो उसने अचार फ्री में गिफ्ट किया। आप ना 5 हजार लोगों के बीच में फेमस हो जाओगे। अब इसमें मार्केटिंग डिजिटल का क्या मतलब हुआ, डिजिटल मार्केटिंग इसमें ये हुई कि आपने ऑनलाइन जाके करी, उसको मार्केटिंग डिजिटल कहते हैं। पर मार्केटिंग मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग को समझिए, मतलब कहीं ना कहीं जैसे अब आपने किसी को कन्विंस भी किया, आपने केटरिंग वाले को कन्विंस कर लिया, फिर केटरिंग वाला बोलेगा कि ठीक है मेरे को अपना ब्रोशर वगैरह सब भेजो, क्या करते हो। तो कहीं ना कहीं से वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया आपका, कि अचार के फायदे क्या है, कॉस्ट क्या है, सब भेजो, फेसबुक पे डाला। वही, किसी से भी आज की डेट में पूछोगे जाओगे तो पहला आदमी वही पूछेगा कि ठीक है अपने बारे में कुछ बताओ। तो अपने बारे में लिखना और उसको बताना डिजिटल वे से, डिजिटल मार्केटिंग में। पहले क्या होता था, पहले पत्र देखते थे, अपनी प्रोफाइल 2 कॉपी पेन उस पर लिखते थे और देते थे लोगों को कि भाई साहब ये मैं हूं। अभी सिनारियो डिफरेंट हो गया, आपने मार्केटिंग अवेयरनेस कर दी, उसके बाद में आपने उसी को जाके सेल्स भी कर दी, तो आपका मार्केटिंग और सेल्स दोनों चीजें कवर हो गई। ये जो कैलकुलेशन वगैरह कर रहा था और ये पूरा प्रोसेस को मैनेज जो कर रहा था, वो एचआर कर लिया। मतलब अकेले व्यक्ति, आप मार्केटिंग डिजिटल वाले भी बन गए, सेल्स भी बन गए, एचआर भी बन गए। एक ही व्यक्ति ने तीनों प्रोफाइल में वर्क कर लिया। क्या कुछ मुश्किल था क्या इसमें, कोई भी ऐसी चीज थी क्या कि जो मुश्किल थी। बड़े प्रॉफिट की मत सोचो, पर क्या वाकई में 16 हजार का माल 20 हजार में बेचना इतना मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट ओपन है, पहले मार्केट आपको मना करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करने लगता है ना मार्केट, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं होती कहीं पे। तो हमने क्या रोल किया, ये हमारा जो माइंडसेट है कि हमने एक चीज करी, दूसरी करी, तीसरी, तीनों चीजें हमने अकेले ने कर ली यहाँ पे, और पता भी नहीं चला। सबसे बड़ी बात है, पता भी नहीं चला। ये चीज पे ध्यान दो, ये जो स्टेटमेंट है ना, पता भी नहीं चला। हमारे दिमाग में क्या चलता है, अरे मुझे तो मार्केटिंग नहीं आती, मुझे तो सेल्स नहीं आती, मुझे तो एचआर नहीं आता। दिन रात आप वो चीज कर रहे हो यार, दिन रात कर रहे हो वो चीज, किसी न किसी चीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर वो चीज हो ही रही है आपसे, आप मानो मत मानो वो अलग बात है, पर आप
कर ही रहे हो। भगवान को भी तो जाके मंदिर में शिव जी को जल चढ़ा के यही बोल रहे हो रोज सुबह कि भगवान बस ये हो जाए है, फिर मैं 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने जल फिर और चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। वो भी तो सेल्स ही कर रहे हो आप, अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, देखो भगवान मैंने ये नारियल फोड़ा। आजकल जल चढ़ाने सब लोग जा रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, तो भगवान के पास भी तो यही चल रहा है, सेल्स और मार्केटिंग ही तो चल रही है भगवान के साथ, और उसको मैनेज भी बड़े अच्छे से करते हो। आपकी कल पूजा करने जाना है तो बेलपत्र भी होना चाहिए उसमें, चंदन भी होना चाहिए उसमें, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और बिल्कुल परफेक्ट होके सुबह टाइम से नहा धो के वहां चले जाते हैं। और वहां पे भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं मंदिर में कि कचरा दिखा तो झाड़ू लगा दी। एक मंदिर में इतने लोग झाड़ू लगा रहे हैं कि मुझे तो टाइल्स वाइल्स निकल जाएंगी किसमें, इतने झाड़ू लग रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी जगह हो रहा है, ये पूरे प्रदेश का यही हाल है। अच्छा, उसके बगल वाला जो मंदिर रहता है ना, उसमें सालों से झाड़ू नहीं लगी लेकिन कोई नहीं जाता उसमें। ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अब वो खैर अलग टॉपिक है, उस पर मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ से कॉल आ जाएगा। पर आप एक चीज समझिए कि अभी जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, कि हम लोग एज अ पर्सन, मैं आपको जो ट्रेन करना चाह रहा था डे 1 से, ये जो चीज मैंने बोली ना, अचार वाला एग्जाम्पल, मैं ये अचार वाले एग्जाम्पल के जैसे ही आप लोगों को बनाना चाह रहा हूँ। कोई किसी का स्पेसिफिक गोल नहीं होना चाहिए। मुझे भी नहीं आता था बिजनेस, जब मैं पढ़ता था ना, तो मुझे नहीं समझ में आती थी अकाउंट, मुझे नहीं समझ में आता था बिजनेस, मुझे ये चैरिटी दुनिया भर की ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। लेकिन करते करते जब करने लगा तो ये लगा ना कि यार ये तो बहुत इजी काम है, और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोग अपने आप को, ये जो मैंने चीज बताई, सबसे पहले हाथ उठा के बताइए कि इसमें कुछ भी मुश्किल लगा क्या किसी को? नहीं लगा ना, आसान था ना। तो कहीं ना कहीं दिन रात आप ये चीज कर ही रहे हो। अब दूसरा, एक एग्जांपल हमने ले लिया मैन्युफैक्चरिंग वाला, अब हम एक ट्रेडिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मान के चलिए, हमने, गर्मी का सीजन है अभी, और हमने, बारिश आने वाली है, तो हमने छाते लेके आए, मान के चलिए हमारे को अम्ब्रेला सेल करना है। राइट। ये बेसिक एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं बहुत क्लियर पिक्चर दे पाऊं आप लोगों को। अम्ब्रेला सेल करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 300 अम्ब्रेला या 500 अम्ब्रेला खरीद के ले आए, 50 रुपए के भाव से। तो 500 × 50 इज 2500 रुपीज। राइट, 25,000 रुपीज, 25,000 के मैंने अम्ब्रेला लिया। अब मुझे, वो तो अम्ब्रेला मुझे अकेले ही कैसे भी कैसे करके बेचना है। राइट। तो मैंने जब 500 ले आए, कम प्राइस में कहीं से बाहर से मैं लेके आया, तो अब मैं किसको बेच सकता हूँ? एक तो मैं दुकानदारों को बेच सकता हूँ जाके, जो छाते बेचते हैं, जिनकी छोटी जगहों पे दुकान है। अच्छा, एक चीज इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको ऐड करूंगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक डेफिनेशन है कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो हाउ टू हाइड योर सोर्सेस। मतलब सक्सेस का सीक्रेट, सक्सेस पाने का सीक्रेट ये है कि आपका जो सोर्स है, कि कहां से वो चीज आपको मिली, उसको छुपाना। तो जैसे आपने मान के चलिए 50 रुपए का छाता लाया, वो सबको क्यों फैलाना कि 50 रुपए का लाया है? नहीं तो सब लोग वहां जाके वहां से ले लेंगे ना। आपको तो सिचुएशन ये बनानी चाहिए कि वो 50 का लाया भैया, मैंने 75 का लाया, मैं 100 से कम में बेचूंगा नहीं। तो वो सामने वाला कहेगा नहीं भाई साहब, 90 में दे दो यार, 85 में दे दो। अगर तुम उसको ही 50 बता दोगे ना, तो वो तुमसे 45 में मांगने लगेगा सामने वाला। तो तुमने एक एक मार्जिन सेट किया वहां पे, उस मार्जिन के हिसाब से तुम लोग बोलने गए। तो तुमने क्या किया, बारिश का मौसम आया, सारे दुकानों में बेच दिए, दुकान नहीं बिकी तो अपने किसी लड़के को खड़ा करा के मार्केट में बेचने लगे। चिल्लर बोलते हैं ना, जो ट्रैफिक पे, इस पे उस पे जाके बिकते हैं। अब मान के चलिए कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी आप लोगों के सिर्फ 300 छाते बिके, 200 बचे हुए हैं। अब बचे हुए 200 का क्या करेगा कोई? कोई कहेगा अरे यार लॉस हो गया, अरे यार फंस गया, मैं तो, मेरा पैसा उलझा हुआ है। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यही कहेगा। बट कोई और होगा, अगर मैं रहूंगा ना उसकी जगह, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, एक जगह की बारिश खत्म होती है तो कहीं और होती ही होती है बारिश, ऐसा नहीं इंडिया में कि नहीं होती। और बारिश खत्म होती है तो गर्मी होती है, छाता तो गर्मी में भी चाहिए, है ना?
तो मुझे वो जगह डिसाइड करना कि मेरे यहाँ की बारिश खत्म हो गई, तो अभी चलिए बैंगलोर में होगी, चलिए पुणे में होगी, और यहाँ नहीं हो रही है तो फिर मैं चला जाता हूँ चेन्नई, क्योंकि वहां तो हमेशा गर्मी होती है, और मैंने अपना माल जाके बेच दिया। चेन्नई एक वियर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब आप कहीं पे भी जाके कर सकते हो। तो एक व्यक्ति ये हुआ कि जिसने छात्र 300 बिके और चुप हो गया, शांति से बैठ गया। दूसरा व्यक्ति ये हुआ कि नहीं भाई, ये तो 300 बिके, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसमें तो 35-40% का मार्जिन है। तो वो व्यक्ति इमीडिएटली जाके क्या करेगा कि चलो ठीक है, ऐसे हम और मल्टीपल बिजनेस बना सकते हैं। भोपाल में एक ब्रांड है सागर गहरे। कितने लोग जानते हैं सागर गहरे को भोपाल में? हाथ उठाइए। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा सागर गहरे का। तो सागर गहरे ने जो शुरू किया था ना, सागर गहरे की, आई एम नॉट श्योर आपको स्टोरी पता है या नहीं पता है। जब न्यू मार्केट, भोपाल का जो न्यू मार्केट है, वहां पे चाय बहुत चलन में थी, अभी भी चलती है चाय तो। सागर गहरे वाला सूप बहुत अच्छा बनाता था बहुत पहले। सूप की दुकान में काम करता था कहीं पे, सीखा उसने, सूप बहुत अच्छा बनाता था। अब उसने बेचना शुरू किया। चाय उस समय 2.5 या 3 रुपए की आती थी, ये 1.5 रुपए 2 रुपए का सूप बेचने के लिए खड़ा हुआ। तो लोगों ने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या, कौन सूप लेगा, यहाँ तो चाय का चलन है। सबने उसको भगा दिया। वो एक दिन खड़ा हुआ, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दिमाग लगाया, क्योंकि उसका बना हुआ माल, प्रोसेस उसका स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उसने अपनी पूरी सेविंग जो भी थी, उसने की, खर्च की पूरी पैसे, और उसने छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा ग्लास उठाया, उसमें सूप भरे, अच्छे, बहुत टेस्टी बनाता था सूप। उसका प्रोडक्ट बहुत मस्त था। तो उसने क्या किया, दुकान वाले जितने भी सेठ लोग थे, दुकान मतलब 100 दुकानें हैं ना, तो 100 दुकान में फ्री में जाके वो सूप देने लगा, कि फ्री में आप लीजिए सर, आप तो लीजिए, आप टेस्ट करके बताइए कैसा है, मैं तो अभी ट्रायल कर रहा हूँ। तो उसने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर फ्री में पिलाया सबको। अब जब हफ्ते भर आप कोई चीज फ्री में पी लेते हो और वो अच्छी चीज होती है ना, तो फिर आप ना दूसरी चीज भूल जाते हो। ये ह्यूमन नेचर है। उसने सिर्फ क्या किया, दिमाग से खेला। अब जब, फिर उसने क्या किया, 2 दिन के लिए वो गायब हो गया। 2 दिन के लिए वो, 6 दिन करने का, 2 दिन के लिए गायब हो गया। तो एवरीबडी वाज लाइक कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, क्योंकि सबको आदत हो चुकी थी। 2 दिन के बाद जब वो आया, तो वो कहता है, वो 1.5 रुपए का सूप बेचने वाला था, उसने कहा कि भाई साहब, मैं तो 4 रुपए से कम का नहीं बेच पाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक भी व्यक्ति उसने लगाया, मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे में वो बेच के चला जाता था। मतलब उसका फिर एक समय ऐसा हो गया कि सिर्फ सप्लाई होती थी, कहीं खड़ा होने की जरूरत ही नहीं होती थी। इससे कि हमें क्या क्या, इससे हम, और आज की डेट में सागर गहरे कितना बड़ा ब्रांड है हम सबको पता है। कितनी फ्रेंचाइजी भोपाल में, मेरे ख्याल से 15, 20, 25 होंगी फ्रेंचाइजीज उसकी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हर चीज सक्सेसफुल हो सकती है वैसे मार्केट में भी, जहां वो चीज चलने वाली नहीं है, तरीका बस हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखो, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे सब लोग, जाना सबको है, किसका तरीका कितना है, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग और अच्छा है, उसको प्रायोरिटी मिलती है, वो सक्सेसफुल कहलाता है। जाते सब लोग हैं, मतलब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल से, मतलब पैदा होने से लेके 70 साल तक जीते हैं। बहुत सारे, सभी लोग जीते हैं ऑलमोस्ट, 80%, 90% लोग जीते हैं, लेकिन उसमें से नाम कितने लोग कर पाते हैं? वही तो हुआ ना, ए से बी पॉइंट ही तो हुआ। उसमें से नाम कितने लोग, हार्डली हार्डली कुछ लोग कर पाते हैं, 0.001%। क्यों? क्योंकि उनका तरीका और सोच और चीज करने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका। तो मैं पिछली बार भी बोला था, मैं फिर यही बोल रहा हूँ, कि किसी भी चीज को करने के लिए ना, क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, किस तरीके से कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है ना। कि गाड़ी चला तो रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो, बिजनेस कर तो रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। कितने सारे बिजनेस शुरू हुए कोरोना में, मेरे साथ वाले कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए। तो तरीका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ बिजनेस और उसके लिए नहीं है, जॉब के लिए भी। जब हम लोग किसी को देखते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि इसका सोच है, इसको डील करने का तरीका क्या है, ये नई क्रिएटिविटी कैसे ला सकता है। आप लोगों को पता है, जब आप 40 की एज के नीचे होते हो, जनरली 40-45 के नीचे होते हो, तो आपका माइंड बहुत शार्प होता है।
45 के बाद में आपका माइंड डल होने लगता है। बहुत कम लोग जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनका माइंड चलता है, बाकी डल होने लगता है। शार्पनेस का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव आइडियाज इतने सारे आते हैं ना, बहुत क्रिएटिव आइडियाज है। वो क्रिएटिव आइडियाज को, तरीके को अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने करियर में इंप्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कोई भी काम करने जाओ ना, तो इसको क्या मैं नए तरीके से कर सकता हूँ क्या? लेकिन उल्टी सीधी चीज नहीं करना। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था कि ऐसा नहीं मोटरसाइकिल पे उल्टे बैठ गए कि ऐसा चला गया, क्या मैं चला सकता हूँ क्या उल्टा मोटरसाइकिल? ऐसा नहीं। पर रिस्क लेना शुरू करना पड़ेगा कि यार इसको मैं इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जनरली। मतलब मुझे जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है, तो मैं सिचुएशन को हैंडल करने का मेरा तरीका यही है कि हमेशा ये सोचो कि यार आम आदमी, जो पहला आपका रिएक्शन होता है ना, वो आम आदमी वाला रिएक्शन होता है। कि किसी ने कोई चीज बोली, उस पर रिवर्स करना, वो आम आदमी, हर आदमी वैसे ही रिवर्स कर रहा है। लेकिन हम उसमें क्या नया तरीका लगा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। राइट? तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग वाला बिजनेस हो गया। अब इसमें भी एक ही व्यक्ति ने सेल्स भी कर ली, मार्केटिंग भी कर ली, एचआर वाला भी काम पूरा मैनेज करने का कर लिया, और साथ साथ में क्रिएटिव कंसल्टेंट भी बन गया। क्रिएटिव कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? कि स्ट्रैटेजी बना ली उसने कि यार यहाँ पे तो बारिश हो रही है, यहाँ नहीं बेचूं, अब मैं ना वहां बेचता हूँ। स्ट्रैटेजी मेकर हो गया वो। और हम लोग ना, अगर आप अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी उठाओ ना, तो आप ना ये चीज करते हो, रेगुलरली करते हो ये चीज। अपनी अपने घरों की शादियों में, अपने घर में कोई फंक्शन में, किसी भी चीज में आप ये सारी चीजें रेगुलरली कर रहे हो। लेकिन हम लोग उस चीजों पे ध्यान नहीं देते। अगर हम उन चीजों पे ध्यान देने लगे, तो फिर हो सकता है कि हम एक पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां पे हमारी वैसी आदत बन जाए। और वो आदत बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 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 से जो भी चीज करेंगे हम, तो जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि शेड्यूल मेंटेन करके चलना है, वो सारी चीजें कोई भी बंद नहीं करेगा। आज सैटरडे फिर है, अगले वीक का शेड्यूल कल तक आपका बनना चाहिए। और वो ट्राई करिए कि वो 100% फॉलो हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने एक और चीज बोली थी कि कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। किसने 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 शुरू किया पढ़ना? शुरू किया ना पढ़ना? कम से कम आधे घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी चीज को, कुछ भी पढ़िए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी चीज ये कही गई है कि आ, हमारी जो संस्कृति है, या जो हमारे को सिखाया जाता है ना बचपन से, उससे हमें बहुत पावर मिलती है। मतलब अगर मैं अपना बोलूँ तो मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए, बिकॉज मैं बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ और मैं बहुत डिवोशनल भी हूँ। मतलब मैं बहुत मानता हूँ भगवान में। लेकिन भगवान में मानने का मेरा डेफिनेशन और आपका अलग हो सकता है। मतलब मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा कभी। मेरा डेफिनेशन ये है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए कभी। भगवान को हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू भगवान, आपने बहुत कुछ दिया है। दूसरा, कि भगवान को मानना और दूसरा होता है भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलना। दो अलग अलग चीजें हैं। तो मानना, पूजा कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, और उसका रास्ता ये है कर्म योगी बनना। गीता सबने सुनी होगी ना, कर्म योगी बोला जाता है। कर्म योगी का मतलब क्या होता है कि उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप लोग दृढ़ निश्चय कर लो कि आपको कोई चीज करनी है, तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। और हम लोग को अपना आलस से रोक देता है। बस बस एक आलस ही तो चीज है जिसको हम अलग हटा के कर दें, तो फिर तो हमें कोई रोक नहीं सकता। सब लोग मुंडी हिला रहे कि हाँ, ये तो मेरे अंदर भी आलस है, तो ये तो मेरे को भी आ ही जाता है, अभी आ ही जाएगा थोड़ी देर में, कि चलो अब तो हो गया खाने का टाइम, फिर सोया जाए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज को हम अडेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे सेल्स है, चाहे एचआर है, चाहे बाकी कोई भी चीज है, बिजनेस है, जॉब है, या बाकी भी जो चीजें आप देखते हो, अपने स्टूडेंट लाइफ की चीजें हैं, उन चीजों को ना नए तरीके से करना शुरू करिए, अगर सक्सेसफुल होना है तो। और सक्सेसफुल की डेफिनेशन चेंज नहीं होती, सक्सेसफुल की डेफिनेशन फिक्स है।
फिर खुद में लगने लगे ना, और चार लोग बोलने लगे कि यार नहीं, इसने किया है, ये देखो ये वहां पहुंचा है। और वो होने लगता है, मतलब मुझे भी पहले ऐसा नहीं पता था, पर अब लोग बोलते हैं तो समझ में आता है कि अरे देखो ऐसा। मेरे को एक का फोन आया अभी, एक आध महीने पहले की बात है, एक का फोन आया मेरे को, कहता है कि भैया क्या जिंदगी जी रहे हो यार आप, आपकी जैसी जिंदगी मिल जाए ना तो बस। तो और और उसने मेरे से कम 8-10 साल बाद बात की होगी, जिसका भी फोन था, 1 साल मेरे से जूनियर है, उसका फोन आया कि भैया आपने तो बहुत, की जिंदगी तो बहुत मस्त है। तो फिर मैंने बोले आप करते क्या हो? फिर मैंने जब अपना शेड्यूल बताया, उसने मुझसे डिस्कस किया काफी चीजें। फिर जब फोन रखने लगा तो कहता भैया आपकी तो बहुत मुश्किल लाइफ है यार। तो मैं तो इससे इससे ये समझ में आता है कि हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन हमें एफर्ट्स नहीं डालने उसके लिए, है ना। एफर्ट डालने की आदत बना लीजिए, अपने आप को ना परेशानी में डालने की आदत बना लीजिए। जब भी लगे ना कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, जगाइए अपने आप को, पानी मारिए अपने मुंह पे। रिलैक्स होने के लिए नहीं हुआ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है बैंगलोर के, वो ये कहते हैं कि मैं ज्यादा सोने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एक दिन तो हमको सब परमानेंट सो ही जाना है। तो जब तक के हैं हम लोग, तब तक हमें जागे रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो जागने में ही है, सोने में तो नहीं है जिंदगी। और ये जो दिमाग में डाला है ना लोगों ने, 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद, 20 घंटे की नींद, और संडे रेस्ट चाहिए। काय का रेस्ट? क्या कर रहे हो आप? काय का रेस्ट चाहिए? मतलब हमें तो रेस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तो अभी मेरी, मतलब मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जितने लोगों ने ये पूरे सेशन लिए हैं या जो ले रहा है, वो हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो, और हर व्यक्ति को सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। मतलब इसमें मैं ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों को खुद के लिए नहीं छोड़ना है। आज की नहीं बात कर रहा हूँ, आगे चल के, कल परसों नरसों जब भी मौका मिले, हमें सक्सेसफुल होना ही होना। ऑलराइट। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो। अनम्यूट करिए बाकियों को सब, एडमिन जो भी है हमारे आज के होस्ट। हम्म। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। है किसी को कोई क्वेश्चन या नहीं है? कुछ लिखे हुए भी क्वेश्चन था इनके पास। हेलो, गुड इवनिंग सर। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर टेस्ट होगा और आप इंटरव्यू लेंगे, अगर होता है जैसे भोपाल में, तो क्या ये इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकते हैं क्या? मतलब जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे भोपाल में आके इंटरव्यू दे सके, उस केस में। देखिए, एक राउंड तो आपका ऑनलाइन होगा पहले, लेकिन फिर आप शॉर्टलिस्ट जब होगे तो आपको भोपाल आना मैंडेटरी इसलिए है, क्योंकि ट्रेनिंग जो फिजिकल होगी वो भोपाल के ऑफिस में ही होगी। हाँ सर, राइट। उस यस सर, तो मतलब भोपाल के जब ऑफिस में ट्रेनिंग होगी तो आपको एक बार, और दूसरा, हम मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना बिजनेस हम्म, मैंने खड़ा किया है, मैं हम्म, किसी भी व्यक्ति को जब तक मिलता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, अपने यहाँ पे नहीं रखता हूँ। नहीं ये तो क्योंकि सही है सर। हाँ सक्सेसफुल होने का ना एक डेफिनेशन है बॉस, वो डेफिनेशन को पूरा करना पड़ता है। राइट। तो आपका वर्चुअल होगा, वर्चुअल के बाद में अगर आप लोग उसमें होते हो तो फिर आपको एक बार आना पड़ेगा भोपाल। हाँ सर, उसके लिए मतलब ये कि अगर इंटरव्यू हो जाता है क्लियर तो फिर तो कोई बात नहीं है आने के लिए। वो कोई हम्म। बस ये है कि इंटरव्यू वर्चुअल हो जाए तो मतलब। हाँ, एक वर्चुअल तो होगा, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन आपको वैसे दे दिए हाँ जाएंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन और। हम्म। अ, जैसे अभी आपने सर एक एग्जांपल बताया कि अगर हम अचार का बिजनेस करते हैं, ठीक, तो अगर अचार फेमस होता है, उसी केस में बात करें, तो हमको एक पर्सन तो उतना नहीं बना पाएगा, फिर हमको वो लेबर का जो रहेगा वो फिर कैसे करेंगे? मतलब क्योंकि फिर हमको फिर उसके लिए लेबर भी लगानी पड़ेगी,
कंटेंट भी रहेगा, कंटेंट तो चलो ठीक है, लेकिन फिर लेबर लेना, फिर लेबर चार्ज भी उसमें ऐड होगा। तो जब जब आपकी अचार फेमस होगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, ऑर्डर्स आएंगे आपके पास में। जब आपके पास में ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर्स पेड होते हैं, राइट? जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स आते गए, बढ़ते गए, वैसे वैसे आपकी टीम बढ़ेगी स्लोली स्लोली। पहले एक व्यक्ति को 2 का काम करना पड़ेगा, 2 को 4 का, फिर 4 को 10 का करना पड़ेगा, फिर 10 को 50 का करना पड़ेगा। ऐसे चलता है बिजनेस। ऐसे नहीं चलता कि एक व्यक्ति 1 का करेगा और फिर 2 व्यक्ति 1 का करेंगे, फिर 10 व्यक्ति 3 का करेंगे। ऐसे नहीं चलता बिजनेस, ओके? तो जैसे जैसे आपकी उधर सेल बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका इधर टीम आपकी जो है ग्रेजुअली ग्रो करना पड़ेगा आपको। और टीम बढ़ाना इतना मुश्किल है नहीं इंडिया में, सेल बढ़ाना मुश्किल है। बट सर ये भी है ना कि अगर हम लेबर ले रहे हैं तो लेबर भी तो ये है ना कि हमारे अकॉर्डिंग चार्ज ले, वो भी तो ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा चार्ज ले। तो अगर आपके चार्जेस, देखिए हर चीज का ना एक प्राइस है। अभी जैसे आपने जो अचार बनाया है, फेमस होने के बाद में ऑब्वियसली आप थोड़े से प्राइस को भी रिवाइज करोगे अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। देखो, एक एक अचार की बोतल से मान के चलिए आपको 1 रुपए बच रहा है, ठीक है? तो आप अगर 10,000 बोतल बेचोगे तो आपको कितना बचा? 10,000। 10,000। लेकिन अगर आप 1 करोड़ बेचोगे तो आपको कितना बचा? 1 करोड़। फिर आपके 1 करोड़ ग्राहक हो गए। अगर फिर आपने अपने कॉस्ट अचार की ज्यादा नहीं, 2 रुपए ही बढ़ा दी, मान के चलिए, तो आपको फिर कितने बचने लगे? 3 करोड़ बचने लगे। फेमस होने के बाद हर चीज के प्राइसेस वैसे ही बढ़ते हैं, राइट? तो ग्रेजुअल ग्रोथ कहते हैं इसको, है ना? तो 3 करोड़, जो जिस चीज से 1 करोड़ हो रही थी उसी से फिर अब आपको 3 करोड़ होने लगी। ओके, फिर आपकी टीम वैसे वैसे, जो लेबर का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट भी 100% बढ़ता है। जब हम लोग पहले हायर किया करते थे तो वो एक कॉस्ट पे था, आज वो 5x हो गया है। कॉस्ट तो बढ़ता है। वो सारे आपके कैलकुलेशन, जो एचआर वाला काम आप कर रहे हो ना, उस काम में वो सारे कैलकुलेट होने चाहिए। मतलब मिस नहीं होना चाहिए कोई पॉइंट, बस ये पॉइंट है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है, अगर उसमें आपको पानी का भी खर्चा है तो पानी भी ऐड करिए, वो खर्चा ऐड होना चाहिए। इसको कहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके। यस, हम्म। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन भाई? हिमांशु, तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं आई। आई थिंक ही हैज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। हम्म। सर आपका होल डे शेड्यूल जानना था। होल फुल। डे शेड्यूल आई थिंक मैंने बताया था लास्ट टाइम थोड़ा सा आप लोगों को। सो ऐसा कोई यूनिक नहीं है, पर हाँ, मेरा शेड्यूल, माय शेड्यूल इज लाइक, जनरली मेरा 4:45 से 5:30 के बीच में आई वेकअप। डिपेंड करता है, कभी मैं लेट हो गया सोने में तो उस हिसाब से होता है। बट 4, आई ट्राई कि 5:30 तक मैं उठ जाऊं। उसके बाद एक बेसिक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होता है विथ वार्म वाटर, एंड आई ट्राई टू गेट रेडी बाय 8:30 मैक्स। फिर ब्रेकफास्ट करके अपना डे स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तब तक के मैं, हाँ, एक चीज जरूर फॉलो करना शुरू किया है मैंने कि मैं 8:39 तक सुबह जब से उठता हूँ तब से 3 घंटे तक मैं मोबाइल नहीं देखता हूँ। पहले मेरी आदत थी कि बिल्कुल मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं होता था, अभी मैंने ये स्टार्ट किया है एंड दिस इज रियली रियली वर्किंग वेल। फिर ऑफिस होता है। ऑफिस जाने में मुझे 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। उस दौरान भी कुछ मीटिंग्स होती हैं। फिर ऑफिस पहुंच के फिर रेगुलर काम, एंड देन आई कम बैक बाय 6। 6 के बाद में 2 घंटे मैं अपने बेबी के साथ में स्पेंड करता हूँ विदाउट फेल, एक्सक्लूसिव 2 आवर्स। 8 से 9 मेरी स्विम क्लास होती है जनरली, कुछ दिन छोड़ के, एंड देन उसके बाद डिनर, एंड
आई ट्राई टू रीड समथिंग एवरी डे, 1 घंटा आधा घंटा जो भी मुझे टाइम मिल जाए। और इस बीच में किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, घर पे बात किए, वो दुनिया भर की ये सारी चीजें भी हो ही जाती हैं। और वो करने के बाद आई जनरली गो टू स्लीप। दिस इज अ रेगुलर डे। अब इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि रात के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में जाना होता है, तो 12-1 बजे उन इवेंट से आके, अब अगले दिन का अगर डिले करोगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, तो उसमें रिस्क नहीं लेते हैं। तो वो एक थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है, बट जनरल शेड्यूल ही है। तो ऐसा मैंने बताया कि कुछ यूनिक नहीं है, सब लोग फॉलो कर सकते हैं, सब लोगों को करना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हम्म सर मेरा क्वेश्चन है एक। हम्म सर आपने सेल्स में ये बोला था कि किसी भी आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सेल्स कहलाता है, और हम्म मोहन सर ने बोला था कि किसी भी चीज को बेचना सेल्स कहलाता है। तो इसमें हम्म मुझे डाउट है, ये मेरा डाउट क्लियर कीजिए सर। तो अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रोडक्ट बिक जाता है, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो यस सर। बेसिकली ये पता है आपको कि आपको बेचना है, बिना बेचे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्लाइंट को भी अपने बताओ कि बेचना ही है आपको। तो आप बेसिकली मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया कि किसी को सबसे ज्यादा छाता जो है कहाँ बिकता है, कब बिकता है सबसे ज्यादा छाता? सबसे ज्यादा छाता तब बिकता है जब आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस गए हो, बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है, निकलना है, वहां पे कोई छाते वाला मिल जाए तो वहां पे 150 की जगह 300 भी देने के लिए रेडी रहते हो आप लोग। ये सिचुएशनल मार्केटिंग कहते हैं, इसको सिचुएशनल सेल्स बोलते हैं। तो उसमें क्या किया आपने, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने कॉस्ट से डबल प्रॉफिट में बेच भी दिया। राइट, ऐसा हर बार नहीं हो पाता, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लास्टिंग भी नहीं है, पर ऐसा हुआ है। जैसे कोविड में दवाइयों के रेट्स, मास्क के रेट, सैनिटाइजर्स के रेट कैसे बढ़ गए थे, क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना और बेचना दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल, बिना बेचे, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए आप बेच नहीं पाओगे, और बिना बेचे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो मोहन ने जो बोला कि बेचना है, तो ऑब्वियसली सेल्स इज ऑल अबाउट बेचना। बट तरीका, मैंने क्या बताया, ए से बी पॉइंट पे जाना, जाने का जो तरीका होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका होना चाहिए, वो बेचने वाला नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो 20 बार उसको कॉल कर रहे हो कि आज ही लो, आज ही पैसे डालो, आज ही ऐसा करो, आज ही वैसा करो। तो ये डिफरेंस है। थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर अगर कोई कस्टमर हमें फीडबैक दे और वो कहे कि, बड़ा लंबा लिखा है किसी ने, मैं आंसर करता हूँ। सर अगर कोई कस्टमर हमें फीडबैक दे और वो कहे कि आप अपने प्रोडक्ट में ये चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल अचार में तो आपका प्रोडक्ट खरीदूं, बाकी कस्टमर ओके है, फीडबैक नहीं दे रहे हैं और प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, ऐसा में चेंज कर देना चाहिए, या उस कस्टमर से कहना कि हम ऐसा, या आपको लेना है तो लो या नहीं लो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोलना चाहिए। देखो क्या है कि एक कस्टमर के लिए फीडबैक अगर चेंज करने बैठोगे ना, तो आपकी पूरी कॉस्ट वो हो जाएगी, मतलब परेशानी में आ जाओगे आप लोग, क्योंकि एक एक कस्टमर के लिए चेंज करना नहीं है आपको। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके पहले अच्छी रिसर्च करो। अब सबको आम का अचार भी नहीं पसंद, पर हमें जिसको पसंद है उसको लगता है यार ये कैसा बेवकूफ इंसान है जिसको आम का अचार नहीं पसंद। अब तो हम ये सबकी मेंटालिटी होती है। कई लोगों को शुगर खाना नहीं पसंद, कई लोगों को मिठाई नहीं पसंद, कई लोगों को सब अलग अलग चीजें नहीं पसंद, कई लोगों को कार नहीं पसंद। तो सबका अपना अपना टेस्ट हो सकता है, लेकिन आप एक जनरल मॉडल पे जा रहे हो जहाँ पे आप जनरल चीजें बना रहे हो। उस जनरल चीज में सबके अनुसार अगर चेंज करोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे, बहुत गंदे फेल होगे, वो नहीं करना चाहिए। जब तक क्या, हाँ लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं, जैसे 100 फीडबैक आ गए कि आपके अचार में नमक बहुत ज्यादा है, तो उस फीडबैक को आपको लेना चाहिए फिर। पर जनरली एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक या दो के लिए नहीं चेंज होना चाहिए। कस्टमर
कम से कम कस्टमर काउंट 5% से ज्यादा होना चाहिए, 5 to 10% से ज्यादा, कि 1 लाख कस्टमर है, उसमें से अगर 10,000 बोल रहे हैं तो हो जाएगा। ओके, एनी अदर अगर क्वेश्चंस? हम्म मेरा क्वेश्चन है हम्म सर, जैसे अगर शॉप गांव में होंगी, तो हम्म। अगर आपसे कोई उधार लेगा और वो उधार नहीं चुकाना चाहेगा, तो आप कैसे उसको कन्विंस करेंगे? गाँव में होगी और उधार लेंगे। ये तो मुझे लगता है आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम लग रही है, हाँ? उसको भी ऐड कर लो जिससे उधार लेना है, तो अपन उसको यहीं पे समझा देते हैं अभी कि कैसे उधार चुकाना है। देखो, ये हिंदुस्तान में ना, उधार लिए हुए से पैसे मांगना उतना ही मुश्किल है जितना समुंदर में चल के जाना, राइट? तो उसमें हमेशा हम्म जब आप अपना ही पैसा मांगोगे तो आपकी बुराई होगी, ये फैक्ट है। तो ट्राई करो कि अभी जो हो गया वो हो गया, उससे कीप ट्राइंग वाला एटीट्यूड रखो कि ठीक है मांगते रहो, लेकिन आगे उधारी बंद कर दो। वो एक बोर्ड लगा दो कि आज नगद कल उधार। क्या हम्म होता है, हम लोग ना, एक चीज और होती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है उधारी से रिलेटेड। उधार हम कब क्यों देते हैं और कब देते हैं? उधार हम इनसिक्योरिटीज के कारण देते हैं। हम्म इनसिक्योरिटी हमारे को क्या रहती है कि यार ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये हमारा कस्टमर बन जाएगा, हम इसको दे देते हैं अभी उधार। आपने हम्म क्या किया, अपने बिजनेस की जो बेसिक शर्तें हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बिजनेस की बेसिक शर्त ये होती है कि भाई मैंने जो काम किया है उसका मुझे जितना मैं डिजर्व करता हूं उतना मिलना चाहिए। ये बिजनेस की बेसिक शर्त है, और इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट इन बिजनेस। वो कोई नहीं दे रहा है तो फिर आपको, मुझे लगता है, थोड़ा रुक जाना चाहिए उसके लिए, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना? तो उधार जो भी लिया है आप उसको बंद करो, और या फिर रोज सुबह उनके यहाँ जाके चाय पीने लगो कि कहीं से तो उधारी हमारी बराबर हो, ऐसा कुछ शुरू करना पड़ेगा, राइट? तो थैंक यू सर। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सेल्स और आईटी सेल्स में क्या डिफरेंस है? सेल्स और आईटी सेल्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सेल्स किसी भी चीज की हो सकती है, आईटी सर्विसेज की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी अचार की हो सकती है, अम्ब्रेला की हो सकती है, वो सेल्स होती है। सेल्स एक प्रोसेस है, आईटी उसका एक प्रोडक्ट है। आईटी एक प्रोडक्ट मतलब, आईटी मतलब सॉफ्टवेयर की सेल्स हो गई या हार्डवेयर की सेल्स हो गई इसको, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। जैसे लैपटॉप की सेल होना और सॉफ्टवेयर की सेल होना, ये आईटी प्रोडक्ट्स में आ गए, सर्विसेज में आ गए। वर्सेस अचार की सेल होना, अम्ब्रेला की सेल होना, या कुछ भी और सेल होना, वो जनरल सेल्स प्रोसेस हो गया। तो सेल्स का बाय प्रोडक्ट है आईटी सेल्स, अलग अलग नहीं है। सेल्स और आईटी सेल्स दोनों अलग अलग नहीं है, सेल्स प्रोसेस है उसका बाय प्रोडक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? गुड इवनिंग सर। हम्म सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस किसी पर्सन के पास कोई स्किल है, और तो उसको ये देखना चाहिए कि ये जो स्किल के पे बेस्ड जो बिजनेस होगा या फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कौन खरीदेगा। मतलब सर पहले हमको मार्केट देखना चाहिए या फिर अपनी स्किल्स के बेसिस पे डायरेक्टली कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर कोई मधुमक्खी पालन का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो शहद बना लेंगे, तो सर उसके पहले उसको क्या ये देखना चाहिए कि ये शहद मैं किसी मतलब किस कंपनी को बेचूंगा, या फिर सर की उसको ये स्किल आती है तो उसको मतलब वो चीज आती है तो वो एक फायदा तो है कि उनके पास वो सारे प्रोडक्ट्स भी है, सारे सब कुछ चीजें हैं। तो फिर किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, मार्केट को या फिर स्किल को? देखो, इसमें ना दोनों चीजों को देना पड़ेगा प्रायोरिटी, लेकिन आप अपना म्यूट करिए पल्लवी थोड़ा। यस सर। ओके, इसमें दोनों चीजों को प्रायोरिटी प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन इसका बहुत एक बेसिक एग्जांपल है। मान के चलिए कि आपकी नौकरी लगती है अभी मुंबई में, ठीक है? मुंबई में नौकरी लगी आपकी अंधेरी में। अंधेरी एक एरिया है मुंबई का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पता करोगे कंपनी कैसी है। मुंबई में अपने कांटेक्ट निकालोगे। निकालोगे पहला काम कि मुंबई में कौन कौन रहता है, उनसे बात की कि यार ये कंपनी है, इसका पता कराओ कैसी कंपनी है, ठीक है? हो सकता है आपके घर से कोई जाके एक बार उस कंपनी को देख के आएगा। मान के चलिए कंपनी अच्छी है, आपको सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे, जाके ये देखोगे कि वहां रहने की व्यवस्थाएं कैसी है। पीजीज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, गर्ल्स पीजीज है नहीं, सिक्योर है नहीं है,
पैसे कितने लग रहे हैं, खाना कैसा मिल रहा है, ये सब देखोगे। जब ये सारे पैरामीटर सही लगे तब आप जाके उस कंपनी को ज्वाइन करोगे। ठीक है, छोटी सी चीज है कि एक कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपने इतनी सारी प्रैक्टिसेस की, लेकिन हम रेगुलर करते रहते तो हमें बड़ी चीज लगती नहीं। तो जब इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उसके पीछे मार्केट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट? कि प्रोडक्ट क्या है, क्यों बिकेगा, कहाँ बिकेगा। अब जैसे आपने मान के चलिए होम थिएटर का सिस्टम ले आया, वो बेचना है आपको, और आप मुल्ताई में बैठ के बेच रहे हो तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि वहां का वो प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट? एक या दो लोग ले लेंगे, वहां पे लोगों की इनकम ही उतनी नहीं कि होम थिएटर लगा पाए। वेर एस अगर आप मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में बेचोगे तो आपकी बिकने के चांसेस ज्यादा है। तो आपने जो मधुमक्खी पालन का बोला फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में और क्या क्या है, मैं किस कॉस्ट, अपना मार्केटिंग एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेस के लिए, कि क्या मैं बना रहा हूँ, क्या खर्चा है, और उसको मार्केट किस कॉस्ट में एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उससे आपको कम में उतरना पड़ेगा, तभी तो आप मार्केट में जगह बना पाओगे। और ऑलरेडी मार्केट में कम रेट में लोग बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बहुत है बनाने के लिए। मैंने बताया ना कि 1 करोड़ प्रोडक्ट 1 रुपए का प्रॉफिट, वो लोग अपना मार्केट बनाने में लगे हुए हैं, तो उनसे compete करना मुश्किल रहता है। इसीलिए जनरली पहला स्किल के हिसाब से बिजनेस नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपकी स्किल क्या है। बिजनेस होता है आइडियाज के हिसाब से, नीड के हिसाब से, कि आज की डेट में मार्केट की नीड क्या है, क्या मैं कुछ नया कर रही हूँ या नया कर रहा हूँ। अगर वो नया हो रहा है, वो मार्केट नीड फुलफिल कर रहा है, तो इट मेक सेंस, राइट? तो स्किल के हिसाब से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस बिजनेस के हिसाब से हमें शुरू करना है कि आइडिया क्या है, क्या शुरू करना चाह रहे हैं, उसके आगे के प्रॉफिट्स क्या है, ये सारी चीज। ओके, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर, गुड इवनिंग सर, मैं खुशबू बोल रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को क्लाइंट को बेचना है, तो जो पोटेंशियल क्लाइंट होता है वो तो आसानी से खरीद लेगा हमारा प्रोडक्ट, पर जो नेटवर्किंग क्लाइंट रहता है सर, हमें उसे अप्रोच करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट वो खरीद ले। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अप्रोच के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो प्रीमियम अप्रोच होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा प्रोडक्ट होता है। तो हमें किस अप्रोच के हिसाब से उन मतलब क्लाइंट से अप्रोच करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट वो खरीद ले? नहीं, प्रोडक्ट क्या है, पहली चीज तो ये डिसाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है। आपको एग्जाम्पल का प्रोडक्ट पता है आपके एग्जाम्पल में या नहीं पता? सर हेयर ऑयल, हेयर ऑयल। जैसे हम, यस सर। हाँ, तो हेयर ऑयल आपको बेचना है, तो आपको, जी सर। मतलब आपका क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा मेरे लिए, तो मेरे को सिंपल भाषा में थोड़ा सा जो समझ में आया है मैं बोल रहा हूँ, कि हेयर ऑयल आपको बेचना है और एक आपका प्रीमियम कस्टमर है। प्रीमियम मतलब जो इंटरेस्टेड जी है, सर। आप प्रीमियम उसी को बोल रही है ना जो इंटरेस्टेड है और लेना चाह रहा है, नहीं राइट? हाँ, सर, वो तो इजीली ले रहा है, बट जो नेटवर्किंग क्लाइंट है, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है और हमें उसे अप्रोच करना है। तो हम किस टाइप से उसे अप्रोच करेंगे कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खरीद ले या परचेस कर ले? ओके, तो आपको बेसिकली अपना नेटवर्क बढ़ाना है कि उसको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ और वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले, राइट? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जी सर। है ना? देखो क्या है कि सबसे पहला तो कोई भी प्रोडक्ट, हेयर ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हर घर में है, पहली चीज तो, राइट? यस सर। अब हर घर में यस 3 सर। ब्रांड्स हैं जो घर घर में जाके बैठे हैं। एक है आपका डाबर आंवला, एक है आपका, वो कौन सा आता है, आलमंड ड्रॉप्स, राइट, बजाज आलमंड ड्रॉप्स, यस। और एक और कोई सा एक्स वाई जी, जैस्मीन वाला एक है जो बहुत सारे पिस्ता। लोगों के, जी सर। नारियल तेल होता है। अब ये सारे आपके हैं। अब ठीक है, तो पहले ये चारों को एक एक एक्सेल शीट बनाओ, चार्ट बनाओ, ये चारों के कंपैरिजन में, कंपैरिजन क्या है चारों के, और आप इसमें कैसे अलग होते हो। सेम चीज बोलोगे तो जी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने मान के जी। चलिए कि एक बनाया, तो इस बीच में एक तेल आया, बीच में नवरत्न तेल, सुना होगा नवरत्न तेल के बारे में, अमिताभ बच्चन ऐड करता है। यस सर। नवरत्न तेल है कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा सा इंग्रेडिएंट बढ़ा दिया और बोल दिया कि सिर पे लगा के मसाज कर लो, आपका दिन बन जाएगा। है कुछ नहीं, वो फॉर्मूला है एक आयोडेक्स वाला और वो बाम वाला, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उसमें थोड़ी सी चीज बढ़ा दी और लोग उसको नवरत्न तेल को ही लगाने लगे फिर सिर पे, एडवर्टीजमेंट उसका आया तो, राइट? तो एक नए तरीके यस। से सेम टाइप के तेल को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। यस फिर सर। एक समय बीच में पतंजलि का रामदेव बाबा खुद ऐड करने लगा कि मेरे बाल और ये दाढ़ी सब, हेयर्स जो है मेरे, वो मतलब मेरे पतंजलि के ऑयल से, राइट? तो यस।
सेम प्रोडक्ट, तरीका, उसका डिफरेंशिएशन क्या है? मतलब मैं मान के चलिए कि आप जैसी 4 लड़कियां हैं, मैं बोलूंगा कि भाई आप क्यों मैं आपको अपनी कंपनी में हायर करूं, इन तीनों से क्या अच्छा है, तो उन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि ये तीनों की कमजोरी क्या क्या है। किसी भी चीज को और किसी भी सिचुएशन को जीतने के लिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है, राइट? किसी भी प्रोडक्ट को जीतने के लिए अगर कमजोरी पता चल गई, तो कमजोरी पता चलने के बाद में आप उसको ओवरकम कर सकते हो, राइट? ओवरकम मतलब उसको उस पे बोल सकते हो ना कि इसकी ये कमजोरी है, ये ज्यादा चलता नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है, राइट, इसमें स्मेल आती है, सबके अपने अपने। तो वो डिफरेंस निकाल के हेयर ऑयल अब पिच लोगों को बताना, तो बताने के लिए देखो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत लोगों तक आप पहुंच सकते हो एक साथ में, राइट? कहीं कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस के बाहर में एक स्टॉल लगा सकते हो, कॉलेजेस से जो लड़कियां निकलती, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज के सामने, क्योंकि बॉयज को तो मतलब रहता नहीं, वो तो नहाते भी नहीं है, ऐसी बस पानी डाल लिया और ये चलो, उनको ज्यादा मतलब नहीं तेल वेल से, तो लड़कियों को मतलब है, तो उनके वहां पे जाके हमने कर लिया। तो ये आपको नेटवर्क ऐसे डेवलप करना पड़ेगा, छोटे छोटे तरीकों को फाइंड आउट करो, कॉस्ट सेविंग वालों को। देने को तो आप ऐड भी दे सकते हो, पर वो सेंसिबल नहीं, राइट? Sir, my graduation is from software field, but I have sales experience. I'm attending this session regularly. So which of the two should I continue? Software field and sales. So you should continue in IT sales or marketing like that. So it will combine both the things, software वाला भी and sales वाला भी. So आपके पास में दोनों पार्ट है, तो you should go for IT sales kind of a thing. If you're not working somewhere, सॉफ्टवेयर फील्ड में आई वुड से कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। एवरीबडी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर टुडे। मतलब हम एक पोजीशन निकालते हैं तो एक पोजीशन के लिए 500-500 700 लोग अप्लाई करते हैं एक बंदा हायर करने के लिए, इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो सेल्स, और सेल्स से क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मैंने भी 15-20 दिन शायद डॉटनेट का किया था सबसे पहले, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये मेरे बस की नहीं है, तो फिर मैंने सेल्स में मूव किया, एंड देन आई वर्कड इनटू सेल्स। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि सेल्स, सॉफ्टवेयर सेल्स में, आईटी सेल्स में जाओ, तो दोनों एक्सपीरियंसेस काम आ जाएंगे। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है या डन करें क्लास? सर अगर इंग्लिश अच्छी करनी हो कुछ समय में तो ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़े या किससे मतलब जल्दी हम इंग्लिश अच्छी कर सकते? इंग्लिश अच्छी करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सुनो इंग्लिश, पढ़ो इंग्लिश, बोलो इंग्लिश। सुनो इंग्लिश, पढ़ो इंग्लिश, बोलो इंग्लिश। गलत है, सही है, भूल जाओ उसको। जोर जोर से पढ़ना शुरू करो और खूब पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा रोज रेगुलरिटी से पढ़ो। देखो इंग्लिश, कि इंग्लिश के कोटेशंस या इंग्लिश में कोई मोटिवेशनल वीडियो, उसमें सबटाइटल आते हैं, देख के समझने की कोशिश करो। इंग्लिश एक भाषा है, हम लोगों ने ना एक कोर्स बना रखा है इसको। जैसे अब मैं कर्नाटका में हूँ, यहाँ बेंगलोर में, तो यहाँ कन्नड़ एक भाषा है, राइट? कन्नड़ एक भाषा है, तो भाषा वैसी ही एक इंग्लिश भाषा है। उसको हमको कोर्स या वो नहीं बनाना चाहिए। हमारे कोर्सेज में ना बहुत ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में, कोचिंग के चक्कर में, इसको बहुत बड़ा वो बना दिया है कि बहुत बड़ा है इंग्लिश, बहुत छोटी चीज है ना? आई और ऐसा नहीं अंडरस्टैंड कि सर, इंग्लिश आने से, हाँ। लेकिन क्या है, जैसे वर्ड यूज नहीं होते जैसे अपन हिंदी के जैसे मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो यहाँ पर जैसे हिंदी ज्यादा यूज करते हैं तो शब्द यूज नहीं होते घर में भी, आम बोलचाल में भी, इसलिए थोड़ा वो डिफिकल्ट लगता है। बाकी लैंग्वेज ही है वो। जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे सुनना, बोलना, इसलिए मतलब नहीं है इंग्लिश अच्छी। नहीं तो बोलना शुरू करो खुद से। मैंने ये नहीं बोला कि किसी से जाके बात करो एकदम से, राइट? खुद से बोलना मतलब मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको। खुद से क्या होता है कि इंग्लिश में हमारा प्रॉब्लम क्या है ज्यादातर लोगों का, कि दिमाग में ट्रांसलेशन चलता रहता है और शब्द मुंह से निकलते नहीं, तो हमारे ट्रांसलेशन स्लो हो जाता है यहाँ पे, तो हम बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आती नहीं है किसी को, आप लिखने में बैठोगे तो अच्छा इंग्लिश लिख लोगे,
लेकिन ट्रांसलेशन हमारा ये सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आ पाता है। तो इसको के लिए मिरर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मिरर में देख के कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इंग्लिश भी अच्छी होती है और बाकी चीजें भी अच्छी होती हैं। और रही बात, ये नेटवर्क नहीं है तो फाइंड करो, कोई नहीं है आपस में बात करने वाला तो कोई कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई दूर का जो बैंगलोर मुंबई कहीं बैठा हो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, वैसे व्यक्ति को पकड़ो, उससे बात करना शुरू करो। इनफैक्ट गलत बोलो ना, हंसने दो हंस रहे हैं वालों को। यू शुड ऑल एवरीवन शुड स्पीक इन इंग्लिश। जैसी आती, टूटी फूटी जो आती है, जैसा आता है, इट्स ओके। शुरुआत कहीं से तो करोगे ना यार, और नहीं तो फिर पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। शुरुआत करना ही मुश्किल है। एक बार ये समझ में आ जाए ना कि आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर, अगर सेल्स और मार्केटिंग और एचआर, इन तीनों में से, जैसा अभी आप इनमें पढ़ रहे हैं क्लासेस में, तो अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन से है, जैसे मैं ही टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो मेरे लिए इनमें से क्या बेस्ट रहेगा? सेल्स, मार्केटिंग और एचआर में से क्या बेस्ट रहेगा, वो तो जब मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप में बेस्ट क्या रहेगा। तो ये आंसर देना एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है। पर आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? सबसे पहला इंटरेस्ट क्या है आपका इन तीनों में से? सर, फर्स्ट तो मेरा एचआर है, क्यों देन है एचआर? मार्केटिंग, सेल्स में। क्यों सर क्योंकि क्यों एचआर? हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ये स्किल अच्छी है मैनेजमेंट की, तो क्योंकि ऐसा किसने कहा कि सेल्स में मैनेजमेंट नहीं होता या मार्केटिंग में मैनेजमेंट नहीं होता? नहीं, मार्केटिंग में भी रहता है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में भी मेरा ऑनलाइन भी अच्छा कमांड है, जो कैनवा में और ये पीपीटी वगैरह, इन सब में मेरा ऑनलाइन अच्छा है। बट मैं एचआर ज़्यादा प्रेफर करना चाहती हूँ। सेल्स में तो मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कन्विंस कर लूंगी, लेकिन सामने वाला बंदा कन्विंस होता है नहीं होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि। आपको पता है एक चीज की, एचआर से ज्यादा सेल्स किसी को नहीं करनी पड़े, सबसे ज्यादा सेल्स एचआर ही करता है। कैसे करता है? एचआर को एक तो किसी को हायर करना है ऑफिस के लिए, राइट? तो एचआर को उसको कन्विंस करके गोली देनी होती है कि अरे आ जाओ, बहुत अच्छा है यहाँ, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर वो छुट्टी मान रहा है बच्चा, तो उसको समझाना कि अरे नहीं, छुट्टी नहीं मिल सकती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, राइट? और इसके बाद में मैनेजमेंट के साथ में एचआर की सेल्स हो रही कि नहीं मैडम, इसका ये पॉलिसी अपडेट होनी चाहिए, वो पॉलिसी अपडेट होनी चाहिए, राइट? तो सेल्स तो हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे एचआर फील्ड हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे वो एचआर। और दूसरा आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ, किस स्ट्रक्चर पे लेके जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी आप फ्रेशर वाले एरिया में हो, टीचर हो तो फ्रेशर ही हो ऑब्वियसली, राइट? तो अभी आपको ये माइंडसेट में नहीं होना यस। चाहिए कि ये नहीं। हाँ, क्या कुछ कह रही हो आप? हाँ सर, मैं बोल रही थी कि सर मेरा एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग में भी। नहीं नहीं, कॉर्पोरेट फील्ड के लिए आप फ्रेशर ही हाँ, हो ना। कॉर्पोरेट। हाँ, कॉर्पोरेट। इसीलिए मैंने बोला कि टीचर वाला ऐड जी। किया, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गुरुज, राइट? पर क्या होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल अलग होता है टीचिंग वर्ल्ड से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल अलग होता है, राइट? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप फ्रेशर जैसे एंट्री ले रहे हो, तो अभी आपको, जब हम लोग अपने यहाँ पे किसी को हायर करते हैं तो हम 3 महीने के लिए उनको कुछ भी एलोकेट नहीं करते। मतलब मेरा जो तरीका है, क्यों नहीं एलोकेट करते? क्योंकि उसी को नहीं पता ना कि उसका क्या स्किल सेट है। हमें तो जज करना पड़ेगा उसके एक्शंस को देख के। फिर उसके एक्शन से हम प्रपोज करते हैं कि तुमको ये तुम्हारे लिए सुइटेबल रहेगा, तभी आप कंपनी के लिए सुइटेबल रहोगे, राइट? क्योंकि दो टाइप के लोगों को हायर होता है। एक तो एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस में एचआर हायर करना है तो एचआर को इंटरव्यू करेंगे, और मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग को इंटरव्यू करेंगे। लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं, ओके? और एचआर भी कोई बुरा फील्ड नहीं है, एचआर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि भाई मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, जिसमें मैं, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे लगा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हूँ, ओके मैं कर जाऊं, क्योंकि मैंने सुना था ना बहुत पैकेज मिलता है, बहुत पैसा मिलता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। फिर जब वहां गया तो रियलिटी समझ में आई कि नहीं यार, ये मेरे बस की नहीं है। तो फिर मार्केटिंग का सोचा, फिर सेल्स का सोचा, तो मुझे लगा मेरे लिए सेल्स अच्छी है, मैं कर पाया। तो वो जैसा आपका माइंडसेट होता है, वहां जाके जब आप देखते हो, जब तक पानी में उतरोगे नहीं, गहराई बताना इम्पॉसिबल है।
ओके Yes, sir. इसलिए जब हम फ्रेशर टाइप के हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, पानी के जैसा। कोल्ड ड्रिंक में मिलाया तो कोल्ड ड्रिंक जैसे हो गए, फेंटा में ऑरेंज हो गए और कोक में काले हो गए, तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। अभी अपने माइंडसेट को बिल्कुल ऐसे फ्लो में रहने दो कि जहां पे बहे बह जाए, ऐसा टाइप का। बी रिलैक्स्ड। ओके Yeah, thank you, sir. कोई और क्वेश्चन है या फिर डन करें? 8:30 भी हो गया वैसे ही। ओके तो डन करते हैं। मैंने बहुत क्लियर आपको बता दिया था शुरू में ही कि क्या प्रोसेस और क्या होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू गिव, वॉट एवर यू डू। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ और वैल्यू ऐड कर सकते हो किसी और तरीके से, आप कंपनी में यू वांट टू कंट्रीब्यूट और यू कैन डू समथिंग, अपने उसमें लिखिएगा। एक हम अदर्स वाला पॉइंट जरूर डालेंगे इस बार के क्वेश्चनेयर्स में, राइट। और उसके बाद प्रोसेस आपको बता दिया है। ओके आई होप कि अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं ये सारे सेशंस को, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से अप्लाई करेंगे अपने करियर की ग्रोथ के लिए, राइट। हम लोग तो ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि अच्छा टैलेंट हमें भी मिले और आप लोग भी ग्रो कर पाए। ओके तो जो भी जैसा भी कर रहे हो, फिगर इट आउट एंड देन विल सी। ठीक है, ओके देन आई टेक योर लीव, ऑल द बेस्ट। और जरूर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास से पहले जो मैंने चीजें बताई है उनको आप ध्यान से फॉलो करिए, सारी चीजों को, उसको मिस नहीं करना है। तो यहाँ टेस्ट के अलावा बाकी लाइफ की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को, तो फॉलो करना शुरू करिए एंड लेट्स सी इफ वी कैन ग्रो टुगेदर। ओके बाय बाय, टेक केयर।